हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन होगा। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है, इतना एडजस्ट कर लीजिएगा। तबीयत ठीक होते ही रेगुलर आपको वीडियोज़ भी मिलेंगे और इसका जो भी PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आज का लेक्चर जो है वो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो भी सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक दशाएं थी, जो दोनों में भिन्न भिन्न थी, उसका पूरा तुलनात्मक अध्ययन होगा। और इससे जो भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सारे आपसे ज़रूर सॉल्व होंगे। इससे पहले हमने वैदिक काल के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट का पार्ट 1 देख लिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। आई बटन क्लिक करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। और ये जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरी है, मतलब स्टोरी माध्यम से है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसमें MCQ भी है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। थैंक यू। देखिए, हमने वैदिक सभ्यता का तो पहला पार्ट देख लिया था। उसमें मैंने बताया था कि हम वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल का जो काल है वो क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का, ठीक है। अब हम इसमें सामाजिक स्थिति देखें तो दोनों में भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। चलिए देखते कंपैरिजन फॉर्म में। तो अगर मैं परिवार के बारे में बात करूं तो उत्तर वैदिक काल हो या ऋग्वैदिक काल, दोनों ही में ही परिवार जो था पितृसत्तात्मक था। फर्क क्या था स्त्रियों की स्थिति में, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति में क्या फर्क था, देखिए ऋग्वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक तो था, परंतु स्त्रियों की दशा क्या थी, उत्तम थी, अच्छी थी, क्योंकि वहाँ बाल विवाह नहीं होता था। ऐसे बाल विवाह का कोई प्रमाण नहीं मिला है। विधवा पुनर्विवाह होता था, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, सती प्रथा नहीं होती थी, ठीक है। सती प्रथा नहीं होती थी तो हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की दशा जो है अच्छी थी, ठीक है। अब इस नियोग प्रथा, नियोग को तलाक बोलते हैं, है ना, तो तलाक प्रथा भी था वहाँ पे। और स्त्रियों को शिक्षा का प्रबंध था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, क्योंकि हमें लोपामुद्रा, अपाला, घोषा और विश्वास जैसी विदुषी महिला मिलती है ना। ऋग्वैदिक काल में अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, विश्वास, इन विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। और एग्जाम हॉल में पूछता है कि विदुषी महिला का नाम पूछता है ना। तो आपको ये इतना नाम याद रखना है, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वास, है ना। यानी ऋग्वैदिक काल में क्या हो रहा है, स्त्रियों की दशा अच्छी है, शिक्षा ग्रहण कर रही है। वहीं उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है, स्त्रियों की दशा में ऋग्वैदिक काल से गिरावट आ गई है, ठीक है। जैसे यहाँ स्त्रियों की दशा अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी। देखिए इधर क्या हो रहा है, ऋग्वैदिक काल में अगर पुत्र का जन्म हो रहा है तो हर्ष का विषय है, मतलब सब खुशी मनाते थे, है ना। लेकिन अगर पुत्रियों का जन्म हो रहा है, ना तो हर्ष मनाते थे ना विषाद, मतलब नॉर्मल रहते थे, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कन्या अगर जन्म ले रही है तो दुख का कारण माने जाने लगा। मतलब मैंने कहा ना, स्त्रियों की दशा में गिरावट आई ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। जब हम जाते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ स्त्रियों की जो दशा है, स्थिति थी, उसमें बहुत गिरावट आई। शिक्षा भी इतना ग्रहण नहीं करते थे, है ना। और जब कन्या का जन्म होता था तो उसे दुख का कारण मानने लगे थे, ठीक है। सभा और समिति में ऋग्वैदिक काल में तो स्त्रियां जो है शामिल होती थी सभा, समिति, यज्ञ में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। सभा और समिति जो यज्ञ इसमें अगर स्त्रियां शामिल होती थी तो उत्तर वैदिक काल में प्रतिबंध लगा दिया गया, अब उसमें शामिल नहीं हो सकती थी स्त्रियां, ठीक है। और देखिए नोट, मैंने लिखा है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। ऐसा पूछता है कि प्रजापति की 2 पुत्री कौन है, तो कौन है, सभा और समिति। और इसका उल्लेख अथर्व वेद में है, किस में है, अथर्व वेद में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था मतलब वर्ण का अर्थ होता है रंग, और आर्य जो है वो गौर यानी गोरे थे, गोरे वर्ण के थे, जो जबकि मूल निवासी जो भारत में पहले से निवास करते थे। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो वैदिक काल में आर्य आए थे वो भारत में पहले से नहीं थे, है ना, बाहर से आए थे। और बहुत सारे मत भी बताए थे, जिसमें मैक्स मुलर का जो मत था, मध्य एशिया से आए थे, वो सर्वमान्य है, ऐसा मैंने बताया था ना। तो देखिए जो आर्य आए थे वो गौर वर्ण के थे यानी गोरे थे, और जो यहाँ के मूल निवासी थे वो काले थे, ठीक है। और यहाँ पे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी,
ऋग्वैदिक काल में। मतलब आप जो कार्य करेंगे उसके हिसाब से आपको बांटा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका? पुरुष सूक्त। और क्या था पुरुष सूक्त? इसमें आपको बताया था मैंने कि जो समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि पुरुष सूक्त में किसका किसका वर्णन था। वीडियो को पॉज करिए और बताइए, ठीक है। तो देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 10वें मंडल में इस पुरुष सूक्त में ऐसा वर्णन था, लेकिन वहाँ पे इतना कट्टर नहीं था, कर्म के आधार पर था, है ना। जो जैसा कार्य कर रहा है वो उस वर्ण का हो जाता था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण रहेगा, है ना, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय रहेगा, ठीक है। जिसके पास शक्ति अच्छी है वो रक्षा कर सकता है तो वो क्षत्रिय है, ठीक है। अगर किसी को यज्ञ वगैरह का अच्छा ज्ञान है तो वो ब्राह्मण का कार्य कर सकता है ना। उस समय कार्य आधारित वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्ण में बट गया। पुरोहित के महत्व में वृद्धि हो गई। मतलब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बन रहा है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा टाइप का, है ना। और इस काल में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था का विकास नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति और गोत्र व्यवस्था विकसित हो गई। जो हम आज जाति देखते हैं, कुरीतियाँ देखते हैं ना, ये सारी चीज़ें ये सब उत्तर वैदिक काल से ही जन्म ली है। उत्तर वैदिक काल से इसका जन्म हुआ है। उत्तर वैदिक काल के बाद से ही जाति, गोत्र, इस टाइप के जो कर्म कांड है वो सब उत्तर वैदिक काल के बाद हमें देखने को मिले, ठीक है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में छुआछूत का भी वर्णन नहीं था, मतलब कोई छुआछूत, कोई प्रचलन नहीं था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आते हैं हम, तो जो समाज है वो 4 वर्ण में विभाजित तो होता है, प्लस जो पुरोहित है उसके महत्व में वृद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उनको ही उपनयन संस्कार का अधिकार था, मतलब वही शिक्षा वगैरह ग्रहण कर सकते थे, ठीक है। और जो शूद्र है उनको अपात्र यानी अधिकारहीन बनाने की प्रथा चालू हुई। मतलब शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा, ठीक है। अब जो वर्ण था पहले व्यवसाय के आधार पे होता था, मैंने बताया ना, जो ब्राह्मण वाला कार्य कर रहा है वो ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण ना बने, ऐसा ऋग्वैदिक काल में था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जन्म के आधार पर। अगर आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो क्षत्रिय, वैश्य के घर में जन्म लिया तो वैश्य, और शूद्र के घर में जन्म लिया तो शूद्र, ठीक है। जाति तथा गोत्र की जो प्रथा थी, है ना, वो उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुई। और जो गोत्र शब्द है वो गोष्ठ से उत्पन्न हुआ है। किससे? गोष्ठ। और ये पूछता है कि गोत्र शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? गोष्ठ से। और गोष्ठ का क्या अर्थ होता है? गायों को बांधने का स्थान, ठीक है, गायों को बांधने का स्थान, ठीक है। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में हमें कुछ 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। पहले तो यहाँ जैसे गोत्र व्यवस्था स्टार्ट हुई तो समगोत्री विवाह को वर्जित कर दिया गया। अभी भी होता है क्या? समगोत्री विवाह नहीं होता ना, सेम गोत्र में शादी होती है क्या? नहीं होती, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो कब से देख रहे हैं? उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुई है ना। तो अब उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तो पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए कितने प्रकार के? 8। और नाम भी याद रख लीजिएगा। ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्य विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह और गंधर्व विवाह, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्य, देव, असुर, राक्षस, पिशाच और गंधर्व विवाह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। प्रशासन व्यवस्था के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रशासन जो है 5 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। सबसे छोटी इकाई कुल, फिर उससे ऊपर ग्राम, फिर ग्राम से ऊपर विष, विष के ऊपर जन और जन के ऊपर राष्ट्र, ठीक है। कुल का मुखिया कौन है? कुलप। मैंने पहले पार्ट में भी बताया था। कुल का मुखिया कुलप, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी और विष का जो मुखिया है वो विषपति। तो एकदम नाम भी सेम सेम है ना। कुल का मुखिया कुलप, ग्राम का ग्रामीणी, ठीक है, विष का विषपति और जन का राजन, ठीक है। और राज्याधिकारी जैसे अभी भी आप देखेंगे प्रशासन में जो अधिकारी होते हैं ना, वैसे ही उस समय राज्यों में जो अधिकारी होते थे उसमें पुरोहित और सेनानी जो थे उनका प्रमुख स्थान था, ठीक है। राज्य के अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी का प्रमुख स्थान था। देखिए, उस समय कुछ कुछ अधिकारी थे, वो क्या कार्य करते थे उनका मैं बताती हूँ आपको, ये चारों याद रखने हैं। पूरब नाम का जो अधिकारी होता था वो दुर्गपति। स्पष्ट जो है गुप्तचर होते थे, वो सामान्य जनों में घूमते थे और उनकी जो भी जानकारी है वो एकत्र करते थे। कौन? स्पष्ट गुप्तचर, ठीक है, खुफिया एजेंसी समझ जाइए,
ठीक है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, जो वाजपति होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था, और जो उग्र है वो अधिकारियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, उग्र क्या करता था? अधिकारियों को पकड़ने का कार्य कर, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। देखिए उग्र नाम से समझ में आ रहा है, उग्र है, उग्र अपराधी लोग को पकड़ेगा, क्योंकि अपराधी लोग एकदम ज़्यादा उतंड मचाते हैं ना, उग्र करते हैं, इसलिए आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो उग्र है वो क्या कर रहा है? अपराधियों को पकड़ने का कार्य कर रहा है। अब उत्तर वैदिक काल में आपको कुछ और देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है। क्या मिलती है? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में आप क्या देखेंगे? जीवन को 100 वर्षों का माना जाता था उस समय, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, और 100 वर्षों का जीवन मानकर 25-25 वर्षों के आधार पर 4 आश्रम में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कितने आश्रम में विभाजित था, तो 4 आश्रम में, और कितने कितने वर्षों के लिए, तो 25-25, टोटल 100। ठीक है, और ये चारों आश्रमों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब ब्रह्मचर्य में क्या होता था कि जब बच्चा जन्म लेता था तो 0 से 25 साल तक की उम्र में उसको ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था। मतलब इसमें ये गुरुओं के पास जाकर रहता था, शिक्षा ग्रहण करता था, है ना। फिर जब गृहस्थ आश्रम, मतलब 25 से 50 वर्ष की उम्र में वो गृहस्थ आश्रम का, मतलब उसमें वो शादीशुदा जीवन में प्रवेश करता था। ठीक है, जो वैवाहिक सुख है उनकी, उसके लिए गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु निर्धारित थी। जैसे ही वानप्रस्थ, मतलब 50 से 75 वर्ष की आयु का होता था, तो वो गृहस्थ आश्रम को त्याग कर देता था, अपने परिवार को त्याग कर देता था और इधर उधर भटकता था, है ना। और 75 से 100 वर्ष की आयु में संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। संन्यास में क्या करता था? वो जंगल में जाकर तपस्या करता था, है ना, पूरा दुनिया से मोह माया छोड़ देता था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं चारों आश्रम के बारे में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, आगे देखते हैं आर्थिक दशा। आर्थिक दशा में क्या था ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में? देखिए ऋग्वैदिक काल में अगर आर्थिक दशा की बात करूं तो जो प्रथम, मतलब उनका प्रमुख जो व्यवसाय था ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है, और अगर ऋग्वैदिक काल में कहूँ तो कृषि जो है गौण, मतलब पशुपालन के बाद का व्यवसाय था, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट था ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, उसके बाद कृषि। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। ऋग्वैदिक काल के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मैंने बताया था ना कि लोहे को नहीं जानते थे, वैसे ऋग्वैदिक काल में भी लोहे की खोज नहीं हुई थी, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। ठीक है, तो जैसे ही लोहे का खोज हुआ तो अब क्या हुआ, जो हल है वो भी लोहे से बनने लगे, औजार लोहे से बनने लगे, तो फिर कृषि करने में उनको आसानी हुई, है ना। यहाँ से हमको 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है, कहाँ से? उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, और क्योंकि ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से नहीं जानते थे, इसलिए कृषि उतने उन्नत तरीके से नहीं कर पाते थे, इसलिए उनका जो प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, और सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन थी? गाय थी। जो अधिकतर युद्ध है वो गायों के लिए लड़े जाते थे। ठीक है, और जो गायों के लिए लड़े जाते थे युद्ध, उसको गविष्ट कहा जाता था, मतलब जिसका अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। ठीक है, विनिमय का साधन भी गाय था। संपत्ति की गणना कैसे करते थे? मवेशी की गणना के आधार पर, मतलब जिसके पास जितना गाय है वह उतना अमीर। ठीक है, गाय के आधार पर उनको मतलब निर्धारित किया जाता था कि कौन अमीर है कौन गरीब है, तो जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय है उतना अमीर। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? पशुपालन तो था, लेकिन अब वो गौण व्यवसाय हो गया था, मतलब कृषि के बाद आता था। ठीक है, मतलब कृषि ज़्यादा मुख्य हो गया उत्तर वैदिक काल में, और पशुपालन उसके बाद, और गायों को समृद्धि का स्वरूप माना जाने लगा यहाँ भी। ठीक है, आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल में अन्य व्यवसाय अगर देखें तो रथ, मिट्टी के बर्तन बनाना, स्वर्ण आभूषण जिसे निष्क कहते थे। तो बार बार एग्जाम में पूछता है कि जो सोने का आभूषण है उसे क्या कहते हैं? तो निष्क कहते हैं। और तौल की इकाई क्या थी? मना थी। ऋग्वैदिक काल में तौल की इकाई क्या थी? मना थी। और अन्यत्र व्यापार, मतलब अपने एरिया से बाहर कोई व्यापार का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अब देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या था? लोहे का खोज हो चुका था, और लोहे को इन लोग कृष्ण अयस या श्याम अयस कहते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग क्या करते थे? लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहते थे। अब देखिए
मैंने जैसे बताया ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय क्या था, रथ, मिट्टी के बर्तन बनाना, क्योंकि इन्हें लोहे का ज्ञान था ही नहीं ना, तो वो कैसे बनाएंगे, है ना। तो उससे रिलेटेड जो व्यापारी है उनका जन्म हुआ होगा उस समय। लेकिन ऋग्वैदिक काल में अब लोहार का जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी ना। लोहे का सामान कौन बनाता है? लोहार। कुम्हार की कर्मकार, बढ़ई, बनकर, ये सब व्यवसाय में वृद्धि होने लगी, है ना। ठीक है। और यहाँ से अन्यत्र व्यापार का भी साक्ष्य मिलता है। मतलब मैंने बताया ऋग्वैदिक काल में अन्यत्र व्यापार का उल्लेख नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अन्यत्र व्यापार का साक्ष्य मिलता है। जनपदों के सहयोग से वणिक वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, वणिक वर्ग का उदय हुआ और जहाज के माध्यम से व्यापार का उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, किसके माध्यम से? जहाज के माध्यम से व्यापार का उल्लेख मिलता है। और यहाँ से क्या मिला है तो आपको याद रखना है, 100 पतवारों वाली नाव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जहाज के माध्यम से व्यापार का उल्लेख, 100 पतवारों वाली नाव का उल्लेख। सोच सकते हो 100 पतवार मतलब बहुत लंबी नाव। ठीक है, और सतमान, कृष्णल, पाद, निशक, ये सब नाम की क्या थी? मुद्रा प्रचलित थी उत्तर वैदिक काल में। कौन कौन सी? सतमान, कृष्णल, पाद, निशक। ठीक है, और यहाँ भी वस्तु विनिमय का प्रचलन था, दोनों जगह सेम था। ऋग्वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय से प्रचलन व्यापार होता था और यहाँ भी वस्तु विनिमय से होता था व्यापार। ठीक है, आगे देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था के बारे में कहूँ तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो है वो प्रमुख देवता था। मैंने बताया था इंद्र जो है प्रमुख देवता था आर्यों का। ठीक है, जो वर्षा के देवता थे और इसका सर्वाधिक 250 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। ठीक है, सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र और जो अन्य देवता हमने पढ़े थे ना, जैसे वरुण, अग्नि, सोम, मरुत, जो ये सब ऋग्वैदिक कालीन देवता है। इंद्र हो गए, वरुण, अग्नि, सोम। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में इन सब देवताओं के महत्व में कमी आ गई और सबसे प्रमुख देवता कौन हो गए? विष्णु। ठीक है, यहाँ से आपको विष्णु, ब्रह्मा, महेश, है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से दिखेगा। तो विष्णु जो है वो सर्व प्रमुख देवता हो गए। सृष्टि के कर्ता के रूप में प्रजापति का स्थान महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, प्रजापति को महत्वपूर्ण स्थान मिला। सृष्टि के कर्ता के रूप में प्रजापति ब्रह्मा को पूजा जाने लगा। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक काल में यज्ञ तो होता था लेकिन सिर्फ सुख शांति की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए ऋग्वैदिक काल में यज्ञ करते थे। पर उत्तर वैदिक काल में यज्ञ के महत्व में वृद्धि हो गई। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कार्य करवाना है, तुरंत यज्ञ करवा लीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा कर्म कांड अगर हमको देखने को मिलता है तो वो उत्तर वैदिक काल में 18 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कितने? 18 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। यज्ञ में बड़ी मात्रा में यहाँ पशु बलि चढ़ाई जाने लगी। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ होता था लेकिन सुख शांति के बारे में, मतलब सुख शांति बस प्राप्त करने के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि आप यज्ञ करवाएं। ठीक है, और उस समय ऐसी कोई पशुओं की बलि वली भी नहीं होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि अब कुछ भी कार्य करवाना है, जैसे अभी भी देखिए आप किसी पंडित के पास जाएंगे, आपको डरा देंगे कि आपकी कुंडली में ये दोष है तो आप ये हवन करवा लीजिए, ये पूजा करवा लीजिए। सेम वैसे ही उत्तर वैदिक काल में कुछ भी कार्य करने से पहले आपको यज्ञ करवाना होता था और ये बहुत खर्चीली होती थी। ठीक है, पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। अब हर कोई गरीब आदमी क्या पशु खरीद के ला सकता था? क्या नहीं। और भी जो चीज़ें होती थी वो सब खर्चीली पद्धति थी। ठीक है, कर्मकांड का जो विकास हुआ ये सब कहाँ से हुआ? उत्तर वैदिक काल से। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जैसे दोनों में कुछ बच गया हो बताने को तो एक साथ बता रही हूँ। जैसे देखिए ऐसा बार बार एग्जाम हॉल में पूछा जाता है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को वैदिक काल में क्या कहते थे? क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहते थे। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। क्या था? सोमरस था, जिसे वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे देसी दारू किससे बनता है? वनस्पति, महुआ से ही तो बनता है ना। तो उस समय जो था पेय पदार्थ सोमरस था, उसे भी वनस्पति से बनाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। मैंने अभी बताया, यहाँ पे देखिए यज्ञ के महत्व में वृद्धि हो गई थी। 18 यज्ञ होते थे, 18 प्रकार के उत्तर वैदिक काल में। तो वैसे ही एक यज्ञ क्या था? जब भी राजा का राज्याभिषेक कराया जाएगा तो उस समय राजसूय यज्ञ किया जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा हुआ है। मैं इससे पहले भी जब लेक्चर पहला पार्ट था उसमें भी मैंने बताया था, गंगा का सिर्फ 1 बार,
यमुना का 3 बार और सिंधु का उल्लेख बार बार बहुत बार हुआ है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा बोलते थे। हल को क्या बोलते थे? सीरा। और हल के द्वारा जो रेखा खींची जाती थी ना, उसको सीता कहा जाता था। ठीक है। हल को सीरा बोलते थे और उसके द्वारा अगर कोई रेखा खींची गई है तो सीता कहते थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? कौशाम्बी में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। और चावल को यहाँ व्रीहि कहते थे। आर्य लोग चावल को क्या कहते थे? व्रीहि। और जौ को यव कहते थे। ठीक है। चावल को व्रीहि, बार बार पूछते, याद रखेंगे। और जौ को यव, जौ यव याद हो जाएगा, जौ यव। और चावल को व्रीहि। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे एग्जाम में आते हैं। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। यहाँ से भी आपको एक बात बता देती हूँ कि जो ऋग्वेद काल में जो हमको मृद भांड मिलता था वो गेरुवर्णी था। कैसा था? गेरुवर्णी था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो मिलता था वो चित्रित धूसर मृद भांड था। ठीक है। ऋग्वेद में कैसा मिलता था? गेरुवर्णी। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड। तो आपको ये याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो मैंने बताया था ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है? पास बैठना, समीप बैठना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, उपनिषद। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी नहीं है? ठीक है। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद। जैमिनी या तावलकर जो लिखा है वो ब्राह्मण किसका है? सामवेद। तैतरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद, गोपद ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो तो ऋग्वेद का है ना। ऐतरेय और कौशिकी मैंने बताया था। यजुर्वेद, यहाँ यजुर्वेद दिया इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? ए। ठीक है। किसका है ये? ऋग्वेद का है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो क्या है? यही है, सेम। पहला ही लाइन सही है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो किससे लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपको अच्छे से, ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? आपके 10वें मंडल में। ठीक है। और 7वें मंडल में क्या था? 10 राजयुद्ध का वर्णन था, है ना। तो आपको याद रखना है। ये 9वें मंडल में क्या था? सोम, वनस्पति के जो देवता है उसके बारे में था। ठीक है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये जो कहाँ से लिया गया है पूछ रहा है। तो आप बताइए कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। ठीक है। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था ना कि माना जाता है कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की। किसने की? देवताओं ने की। तो ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। किसके किनारे लड़ा गया? परुष्णी। परुष्णी मतलब क्या है? रावी नदी का पुराना नाम है। ठीक है। तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। किसको कहते थे प्राचीन भारत में? निष्क। तो अभी अभी मैंने बताया ना, स्वर्ण आभूषण को क्या कहते थे? निष्क कहते थे। ठीक है। और लोहित अयस्क किसको कहते थे? तांबे को। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कहाँ हुई है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। कहाँ हुई है? वैदिक काल में हुई है। ठीक है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है।
ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय, शतपथ, गोपद, पंचविंश। तो इन सब में शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। ठीक है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो मैंने अभी बताया ना, जौ को यौ कहते थे और चावल को व्रीहि कहते थे। तो किसका है आंसर? क्या है? चावल। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पाराशर स्मृति। तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो 250 सूक्त किसके बारे में है? इंद्र के बारे में है। मैंने बताया ना, इंद्र का उल्लेख 250 बार, अग्नि का 200 बार और पिता का 300 बार, ऐसे बताया था पहले लेक्चर में। ठीक है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उसमें सारे फैक्ट जो वैदिक काल से पूछे जाते हैं वो हमने बता दिए थे। ठीक है। तो ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित, किसका था? गाय। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और मेरे चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है और अभी लोगों को इनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन है और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने जो भी पढ़ाया इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं इससे रिलेटेड MCQs, क्विज कॉम्पिटिशन भी करवाते रहती हूँ, इसलिए आप वहाँ भी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। और मेरे संविधान के क्विक रीजन सीरीज़ का मैंने जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई बटन पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।